द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन फ्रॉम द फॉलोइंग इज, देखिए कार्बोकेटायन स्टेबल है या लेस स्टेबल है या मोर स्टेबल है, डिपेंड्स अपॉन कि जो पॉजिटिव चार्ज है इसकी जो कंसंट्रेशन के हदूद या इसकी जो पावर है वो डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है। चार्ज जो स्ट्रक्चर्स होते हैं हमेशा अनस्टेबल ही होते हैं। तो अगर कोई प्रोसेस के थ्रू ये जो चार्ज की क्वांटिटी अगर डिक्रीज हो रही है तो इसका हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा कंपाउंड है या आयन है इज मूविंग टुवर्ड्स स्टेबिलिटी। बट अगर रिवर्स हो रहा है यानी चार्ज अगर इंक्रीज हो रहा है किसी वजह से, किसी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस की वजह से, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो मेरा मॉलिक्यूल है वो अनस्टेबिलिटी की तरफ प्रोसीड कर रहा है। समझ रहे, सिंपल। अब इसमें आप ये देखें कि ये प्लस और इन सब में क्या क्या फैक्टर काम करे। जो ये वाला पार्ट है ये वाला इन सब में सेम है, तो दिस इज गुड कि आप सिंपल आपको जो कंपैरिजन करना है आपको सिर्फ इस वाले पोर्शंस को, ये वाले इन सब पोर्शंस को कंपेयर करना है। समझना है, इट इज ईजियर। ये जो क्वेश्चंस हो जाते हैं इनमें ये वाला पोर्शन ईजियर हो जाता है कि आपको डिफरेंट कंपाउंड्स को कंपेयर नहीं करना। अब यहाँ पे लोन पेयर है। अब देखिए लोन पेयर अगर आप देखोगे तो ये इसके साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट कर रहा है, यानी ये लोन पेयर का प्लस एम इफेक्ट हो रहा है और ऑक्सीजन का माइनस आई इफेक्ट भी है, लेकिन वी नो प्लस एम का इफेक्ट ज़्यादा होता है माइनस आई से। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। तो हम ये ओवरऑल कह देंगे ठीक है प्लस एम शो कर रहा है। अगेन इस ऑप्शन में भी ओ एम ई है, लेकिन ये देखिए पॉइंट टू बी नोटेड है, लेकिन ये जो अगर आप देखते हो ये इंटरेक्ट नहीं कर रहा है ये, क्योंकि मेटा पोजीशन पे है, ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है ना ओ एम ई, ऑर्थो एंड पैरा। तो जो इसका प्लस एम इफेक्ट है लोन पेयर की वजह से वो कोई रोल, नो रोल प्ले कर रहा है, कोई भी रोल प्ले नहीं कर रहा है। इसका मतलब सिंपल इस केस में जो ओ का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से जो माइनस आई इफेक्ट है वही सिंपल रोल प्ले हो रहा है। अब इसमें आप देखो अगेन ये तो सी इंडक्शन हो गया, प्लस आई या प्लस एच आप कुछ भी शो करने की कोशिश करो, और इसमें तो कुछ भी नहीं है। अब देखिए हमेशा प्लस एम का रोल आई से या इससे ज़्यादा होता है ना। अब ये देखो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अंदर पुश कर रहा है, किसी ना किसी तरह से इसको डिक्रीज कर रहा है, प्लस एम है। ये भी क्लाउड को डिक्रीज कर रहा है लेकिन प्लस एम के कंपैरिजन में नहीं, ये बल्कि इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ा रहा है और ये रिमेन इंटैक्ट, ये कुछ नहीं कर रहा है, बस सिंपल बैठा है। तो मैं कहूँगा 1 सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, देन आपका 3 स्टेबल हो जाएगा, देन 4 बिकॉज डूइंग नथिंग करके भी ये कुछ कर रहा है बेसिकली, समझ रहे हैं आप। तो ये ऑप्शन नंबर ये 2 यहाँ पे हो गया। तो ये तो आपका हो गया ऑर्डर, लेकिन ऑप्शन क्या पूछा था, मोस्ट स्टेबल। तो इसका मतलब जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है इज योर बेसिकली फाइनल आंसर। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। देखिए स्टेटमेंट 2 दिए हुए हैं बेस्ड ऑन लसाइन टेस्ट। ओके, तो इसको करने से पहले आपको कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए कि लसाइन टेस्ट हो क्या है, होता क्या है। देखिए ये एक मेथड है विच इज यूज टू डिटेक्ट नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड फॉस्फोरस। ये जो एलिमेंट्स हैं इनको डिटेक्ट करता है किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ये जोड़ ध्यान देना, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में इन एलिमेंट्स को डिटेक्ट करता है लसाइन टेस्ट। नाउ हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अदर केमिकल टेस्ट्स। तो देखिए बेसिकली क्या होता है कि जो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो ये मेटल्स होते हैं ना, दीज आर कोवेलेंट बॉन्डेड। जब कोवेलेंट बॉन्ड करते हैं तो दीज आर नॉट इजीली डिटेक्टेड बाय अदर केमिकल मेथड्स। तो अब क्या करते हैं इसको ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें जो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है विच हैज़ वन ऑफ दीज एलिमेंट्स, उसको हम फ्यूज करते हैं विद सोडियम। फ्यूज का यह मतलब हो गया कि इनको हीट करते हैं विद सोडियम। उसके बाद क्या करते हैं कि इसको हीट करते हैं तो इनके जो कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं और गेट्स कन्वर्टेड इनटू आयोनिक फॉर्म्स, ये आयोनिक बॉन्ड्स। और जब ये आयोनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं तो इनका जो डिटेक्शन है वो इजी हो जाता है। समझ में आया? इसका समझ गए कि आयनिक, इसको सोडियम के साथ क्यों करते हैं कि फ्यूज करते हैं ताकि इनके बॉन्ड टूट जाते हैं और अगेन आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए और इनका डिटेक्शन पॉसिबल हो जाता है। समझ में आया? अगेन सेम आपकी इस पे थोड़ा सा मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जैसे कार्बन
एंड जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में जैसे कार्बन, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन है, ऑब्वियसली हो गई उसकी वो प्रेजेंस है, कंपाउंड में भी सी और एन दोनों। तो Na के साथ करते तो NaCN बनता है, तो नाइट्रोजन की डिटेक्शन इससे होती है। सिमिलरली जैसे सल्फर है तो वो आपका Na2S में कन्वर्ट हो जाता है, ऑब्वियसली Na के साथ रिएक्शन करके, Na प्लस है ना। NaCl होता है या ब्रोमीन होता है या आयोडीन होता है, वो NaCl या NaBr Nai में कर देता है। सिमिलरली जब फॉस्फोरस को फ्यूज करते हो आप, वो सोडियम फोस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो दीज आर ऑल आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है, अब ऑप्शंस देखें। ऑप्शंस में है, पहला है नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन एंड फॉस्फोरस प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड आर डिटेक्टेड बाय लसाइन टेस्ट। क्या बोला? नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजेंस ऑब्वियसली एंड फॉस्फोरस आर डिटेक्टेड बाय लसाइन टेस्ट। दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। The elements present in the compound are converted from covalent form into ionic form, अभी तक सही चल रहा है, by fusing the compound with magnesium। यहाँ इसने गलती कर दी, मैग्नीशियम नहीं बल्कि सोडियम के साथ आप फ्यूज करते हो। सो हेंस बिकॉज ऑफ दिस मैग्नीशियम ओनली ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। इसका मतलब स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स एंड दिस इज योर करेक्ट आंसर। इन केरियस मेथड फॉर estimation of halogens, 180 milligram of an organic compound produces 143.5 mg of AgCl. The percentage composition of chlorine in the compound is। देखिए केरियस जो मेथड है आपका हेलोजन एस्टिमेशन में, तो उसमें क्या होता है कि जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें ऑब्वियसली क्लोरीन होगा, वो रिएक्ट करता है किसमें? AgNO3 के साथ। ठीक है, और जिसमें AgCl आपका प्रिपेयर होता है, प्रेसिपिटेट होता है, जैसे इसमें भी बोला है। यानी लेट जस्ट से कि आपका वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है RCl। ठीक है, हेलोजन एस्टिमेशन Cl होगा ऑब्वियसली। तो जब वो AgNO3 के साथ आप रिएक्शन करते हैं तो AgCl इसमें क्या होता है? प्रेसिपिटेट होता है। तो अगर आप इसमें गौर से देखोगे कि जो मोल्स ऑफ AgCl फॉर्म्ड है, ठीक है, वो क्या है? मोल्स ऑफ जो Cl है बेसिकली, है ना, एक Cl होगा इसमें इन दी कंपाउंड। तो जितने Cl उतने ही यहाँ एक Cl Ag के साथ जुड़ जाएगा, उतने ही AgCl बन जाएंगे। ठीक है, नाउ अब AgCl को कैसे कैलकुलेट करोगे आप? तो AgCl में मोल्स बेसिकली, देखिए मोलर मास ऑफ AgCl क्या है? Ag का हो गया एटॉमिक मास, या मोलर मास हो गया 108 प्लस 35.5 Cl का हो गया, यानी 143.5 ग्राम पर मोल। सो मोल्स ऑफ जो AgCl है फॉर्म्ड कैसे लिखोगे? मास अपॉन मोलिकुलर मास। 143.5 mg आपका प्रोड्यूस हुआ, मोलर मास से करो ये तो 143.5 mg पर मिली मोल, यानी ये हो गया 1 मिली मोल बेसिकली आपके मोल्स प्रोड्यूस हुए। ठीक है, नाउ क्या है? 1 मोल ऑफ, अब देखिए मोल्स ऑफ AgS फॉर्म कितने हो गए? 1 मोल। तो इसका मतलब मोल्स ऑफ Cl कितने हो गए? 1 मिली मोल। तो मास ऑफ Cl कितना हो जाएगा भाई? देखिए 1 मोल का मास हो गया आपका एक तरह से 35.5 Cl, है ना। तो 1 इसका मिली मोल का कितना हो जाएगा? यानी 1 मिली मोल इंटू 35.5 ग्राम्स, यानी 35.5, ये इधर आ जाएगा मिली, यानी मिलीग्राम। 35.5 मिलीग्राम हो गया। अब परसेंटेज निकालनी है, तो परसेंटेज सिंपल कैसे निकाल लोगे आप? परसेंटेज ऑफ क्लोरीन इन कंपाउंड विल बी 35.5, तो आपका mg था क्लोरीन, डिवाइडेड बाय टोटल कंपाउंड, यानी RCl कितना था? 180 इंटू 100, यानी कितना हो जाएगा आपका? 19.72% रफली आ जाएगा। नियरेस्ट इंटीजर में अगर देखोगे तो 20 विल बी योर फाइनल आंसर। गाइस ये अगेन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बस आपको ये कैलकुलेशन आनी चाहिए। ठीक है, तो 20 इज योर फाइनल आंसर, 20%। द IPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। अब गाइज इसमें आपको जब भी आपको नॉमेनक्लेचर देखनी होती है तो पहले ग्रुप देख लीजिए और जो फिर उसके अकॉर्डिंग लॉन्गेस्ट चेन देख लीजिए। तो इसमें देखोगे ये तो हो गया आपका
कार्बोक्सी ग्रुप। ये कौन सा हो गया आपका एस्टर। प्रेफरेंस किस में होगी, कार्बोक्सी में। तो इसमें लंबी चेन देख लो आप, 1 2 3 4 5 6, 6 होगी। ये वाला नहीं होगा, ये 6 होगा प्रॉपर, ये एस्टर ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग अगर आप करोगे तो 5 ये क्या हो गया, देखिए इसको आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, C डबल बॉन्ड O OCH3। ठीक है, तो ये क्या है, मिथाइल। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हो, मिथोक्सी कार्बोनिल। अगर यहाँ इथाइल होता तो इथोक्सी कार्बोनिल। तो ठीक है, तो ये कैसे पढ़ा जाएगा, 5 मिथोक्सी कार्बोनिल, 5 मिथोक्सी कार्बोनिल। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा ब्रांच क्या है, ये 5 मिथोक्सी कार्बोनिल 2 मिथाइल, कितना है 1 2 3 4 5 6, ये क्या, हेक्सेनोइक एसिड। बस आपको ये स्ट्रेट फॉरवर्ड था, लेकिन ये देखना है आपको इसको किस तरह रीड करना है। एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। हाउ मेनी डिफरेंट स्टीरियो आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर द गिवन मॉलिक्यूल। देखिए स्टीरियो आइसोमर्स जब आप पढ़ते हो तो क्या है, बेसिकली दोज मॉलिक्यूल्स with same molecular formula but different spatial arrangement। ये तो होगी इसकी डेफिनेशन, यानी मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है लेकिन स्पेस में किस तरह से मोलिक्यूल अरेंज्ड है उसके अकॉर्डिंग वो डिफरेंस आ जाता है और वो स्टीरियो आइसोमर्स हो जाते हैं बेसिकली ना। जब आप स्टीरियो आइसोमर्स की बात करते हो, हम इसमें दो तरह से कैसे डिवाइड करते हो, जैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो गया या आपका ऑप्टिकल आइसोमर्स हो गए। करेक्ट, ज्योमेट्रिकल टाइप पर क्या हो गया, जैसे सिस या ट्रांस टाइप के, राइट। और जो आपके ऑप्टिकल आइसोमर हो गया वो क्या हो गया, जैसे आर एंड एस टाइप के। करेक्ट, समझिए। अब सिस एंड ट्रांस टाइप ज्योमेट्रिकल है वो किस पे करता है, बेसिकली जैसे डबल बॉन्ड की एक जो कार्बन है, दो कार्बन, उनके बीच में अगर मैं रोटेशन को रेस्ट्रिक्ट कर देता हूं तो वहां से, और बेस्ड ऑन अदर कंडीशंस एज वेल, वो आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स देता है, सिस एंड ट्रांस। एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या है, अगर आपका कोई कायरल कार्बन है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है। अब इसको अगर आप ध्यान से देखिए तो ये डबल बॉन्ड है, ये H अलग है, ये H अलग है, ये CH3 अलग है, और ये यानी डबल बॉन्ड के अराउंड जो चारों वैलेंसीज हैं वो अभी एक, मतलब एटलीस्ट एक कार्बन पे तो दोनों डिफरेंट ही है ना। ठीक है, तो इसका मतलब दिस विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। एक डबल बॉन्ड है तो यानी एक हो गया सिस और एक हो गया ट्रांस। ठीक है, तो यानी दो तो हो गया आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमर। अब इस बात को ध्यान रखें। अब इसमें कायरल सेंटर अगर आप देखते हो तो कायरल सेंटर में जैसे एक कार्बन है उसकी सारी की सारी वैलेंसीज डिफरेंट है अगर, तब वो कायरल कार्बन कहलाया जाता है। अभी सिर्फ और सिर्फ ये एक कार्बन है जिसपे एक H अलग है, ये पूरा का पूरा अलग है, ये अलग है और ये अलग है। सो दिस विल बी टर्म्ड एज अ कायरल कार्बन इन दिस चेन। अब एक ही कायरल सेंटर है कि ये तो सिंपल सा आपको पता ही है फंडा कि एक R हो जाएगा और एक S हो जाएगा। इसका मतलब R एंड S ये क्या हो गए, इनेंशियोमर्स है बेसिकली। ओके, अब देखिए, अब इसमें आपको मैं दो चीज एक्सप्लेन करता हूं। अगर आपके पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और एनेंशियोमर्स हैं तो टोटल अगर आपको डायरेक्ट कैलकुलेट करना है, ठीक है, दो तीन तरीके हो जाते हैं। एक तरीका हो जाएगा टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने हो जाएंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने हैं मल्टीप्लाई बाय ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने हैं, यानी 2 इंटू कितने आर एंड एस कितने हो गए 2 यानी 4। समझना, इस तरह से निकाल सकते हो। या फिर एक फॉर्मूला ऐसा हो जाता है जिसमें ये निकल जाता है 2 की पावर n, जहां पे n क्या होता है आपका, नंबर ऑफ कायरल सेंटर प्लस नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। ठीक है, मतलब जो बेसिकली सिस ट्रांस शो कर रहे हैं वे वाले डबल बॉन्ड सिर्फ। तो नंबर ऑफ कायरल सेंटर एक है, सिस ट्रांस शो वाले एक है, तो यानी ये हो गया 2, n की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो यानी यहाँ पे 2 की पावर 2 4, यहाँ से भी सही आ रहा है। और एक तरीका और एक हो जाता है, वो थोड़ा सा और समझने वाला हो जाता है, कि जब मैं कहता हूं कि दो सिस ट्रांस है और RS है तो ये कैसे कैलकुलेट किया। देखिए, एक सिस है
तो उसमें एक आर हो जाएगा, एस हो जाएगा, और एक ट्रांस है उसमें एक आर और एक एस हो जाएगा। तो कॉम्बिनेशन कितने हो गए इस तरह, तो टोटल 1 2 3 4 ऐसे बनते हैं, समझ रहे। अब ऐसे एज्यूम करो कि जैसे दोनों तरफ एच है और ए सी है, तो ये आर भी शो कर रहा है और एस भी शो कर रहा है। सिमिलरली जब ये ट्रांस होगा तो उस केस में भी आर और एस, तो इस टाइप से आपको बेसिकली टोटल 4 बनते हैं। तो जो ऑप्शन नंबर 4 है इज योर करेक्ट आंसर। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आर, देखिए प्रोपीन शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। प्रोपीन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए पहली बात तो ये डबल बॉन्ड होना चाहिए, एक हिंडर्ड रोटेशन होना चाहिए बेसिकली, जो कि डबल बॉन्ड प्रोवाइड कर रहा है। और डबल बॉन्ड के जो सी हैं, ये वैलेंसी और ये वैलेंसी दोनों डिफरेंट होनी चाहिए। सिमिलरली इसमें जो ये वैलेंसी है ये डिफरेंट होनी चाहिए। लेकिन इस केस में ये एच और ये सी वाला तो डिफरेंट है, लेकिन इसमें दोनों के दोनों एच और एच हो गए, जिसकी वजह से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं फॉलो करेगा, यानी ये एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, ट्रांस आइसोमर हैज आइडेंटिकल एटम ग्रुप्स ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द डबल बॉन्ड। अगेन जैसे मैंने बताया, जैसे सिंपल सा एक एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं, ट्रांस ब्यूट 2 इन का, यानी सी डबल बॉन्ड सी, लेट जैसे ये एच एच है और ये हो गया CH3 एंड CH3। ट्रांस आइसोमर हैज आइडेंटिकल एटम्स या ग्रुप्स ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द डबल बॉन्ड, यानी ये देखिए ये अलग अलग सेम एटॉमिक है अपोजिट साइड ऑफ डबल बॉन्ड एंड सिमिलरली ये सेम है। ठीक है, तो ये इज करेक्ट स्टेटमेंट। सिस ब्यूट 2 इन एंड हैज हायर डाइपोल मोमेंट देन ट्रांस ब्यूट 2 इन। देखिए ये तो हो गया ट्रांस ब्यूट 2 इन। अब जब आप सिस ब्यूट 2 इन के बारे में देखोगे तो ये कैसा है, लेट से ये दो ऊपर H है, ये CH3। अब इसमें जो नेट डाइपोल मूवमेंट होता है, इसको ऐसे देखो, जो नेट डाइपोल मूवमेंट हो रहा है, जैसे ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, म्यू 0 हो जा रहा है, समझ रहे हैं, कैंसिल आउट हो रहा है डाइपोल मूवमेंट। लेकिन इस केस में एक नेट डाइपोल क्रिएट हो रहा है, यानी ये करके अगर देखोगे तो इस डायरेक्शन में एक नेट डाइपोल क्रिएट हो रहा है, क्योंकि दोनों सेम एक तरह से डायरेक्शन में है। तो म्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये 0 है, ये नॉन 0 है, समथिंग सम वैल्यू है, तो इसका मतलब सिस का जो है हायर डाइपोल मूवमेंट है देन ट्रांस, इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, अगेन 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन शोज 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब 2 मिथाइल इसका CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH, ये CH3 ये हो गया 1 2 3 4, 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन शोज 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। अगर आप देखोगे डबल बॉन्ड ये रहा, हिंडर्ड रोटेशन देखनी होती है, तो डबल बॉन्ड की वजह से हिंडर्ड रोटेशन हो रही है। ठीक है, तो ये अगर इस H को हटा के मैं H यहां लिख लूं, तो ये और इस डबल बॉन्ड के जो कार्बन है इस पे ये तो डिफरेंट है, ये तो सही है, लेकिन ये और ये सेम हो गए। इन दोनों की वजह से इट विल नॉट शो एनी GI, यानी जो सिस या ट्रांस का जो कंसेप्ट है ऑब्वियसली विल नॉट हैपन, यानी दिस इज अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अगेन ट्रांस आइसोमर has lower melting point than cis isomer, this is again an incorrect statement। ये तो कंसेप्ट है, क्यों? देखिए जो ट्रांस आइसोमर्स होते हैं आर मोर सिमेट्रिकल देन सिस, जो इनकी सिमेट्री है ट्रांस आइसोमर्स की वो ज्यादा होती है देन सिस। देखिए ऑब्वियसली जैसे अब सपोज ये वाला है, इसकी एक सिमेट्री है, इसमें कम है ना। तो जब सॉलिड स्टेट में जो ये पैकिंग है इनकी ट्रांस आइसोमर्स की इज मच बेटर देन द सिस आइसोमर्स। अब क्योंकि पैकिंग बहुत अच्छी हो रही है इनकी, तो जब आप इनको मेल्ट करोगे, यानी सॉलिड को अगर सपोज लिक्विड में कर रहे हो, इनके बीच का अट्रैक्शन डिक्रीज कर रहे हो, मच बेटर पैकिंग में हायर आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी हायर मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा इनका, अनलाइक सिस। तो इसका मतलब ये उल्टा लिखा हुआ था स्टेटमेंट। ठीक है, तो जो करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो गया आपका बी, बेसिकली इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा होता है, यानी A D and E, यानी जो ऑप्शन 1 है
is your final option answer. During sulfur estimation, 160 mg of an organic compound gives 466 मिलीग्राम ऑफ बेरियम सल्फेट। देखो सल्फर एस्टिमेशन कर रहे हैं और एक 160 मिलीग्राम है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, जिसमें अब आप ऑब्वियसली दूसरे बेरियम के कुछ कंपाउंड से रिएक्शन कर रहे हो, 466 mg ऑफ बेरियम सल्फेट मिल रहा है। द परसेंटेज सल्फर इन द गिवन कंपाउंड, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होगा, इसका सिंपल सा फॉर्मूला यूज होता है गाइज। परसेंटेज सल्फर क्या होगा, तो मास ऑफ सल्फर इन बेरियम सल्फेट, ठीक है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100, बस ये निकाल लो। आगे बढ़े तो इसमें ये दिया हुआ है कि ये BaS इन सबके मोलर मास दिए हैं। तो सबसे पहले मोलर मास निकाल लेते हैं ऑफ बेरियम सल्फेट। ये क्या हो जाएगा, 137 बेरियम का प्लस 32 प्लस 4 इंटू 16 SO4, तो ये हो गया 233। देखिए मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेरियम सल्फेट क्या है, मास ऑफ बेरियम सल्फेट इन 1 मोल बेसिकली, है ना, समझ में। इफ 1 मोल ऑफ बेरियम सल्फेट का क्या मास है, 233, ठीक है। सो मास ऑफ सल्फर इन 1 मोल या 233 ग्राम ऑफ BA सल्फर क्या हो जाएगा, सल्फर का मॉलिक्यूलर मास यानी 32 डिवाइड बाय इसका 233, 1 मोल की बात कर रहे हैं ना। देखो BaSO4 है, तो अगर ये 1 मोल है तो S भी तो 1 ही मोल हुआ ना इसमें, तो ये कंसेप्ट लगा है बस, समझ में। तो ये क्या होगा, इतना ग्राम ऑफ सल्फर है पर ग्राम ऑफ BaSO4। सो अब देखो इतना ग्राम मास है इन ऑफ सल्फर, देखो 32 डिवाइड बाय 233 सल्फर है इन 1 मोल में मान लेता हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब मास ऑफ सल्फर, ये देखो 1 ग्राम बेरियम सल्फेट है ना, 1 ग्राम बेरियम सल्फेट में इतना सल्फर है, तो मास ऑफ सल्फर इन 446 mg ऑफ BaSO4 में क्या हो जाएगा, यहां लिख लेता हूँ 32 डिवाइड बाई 233 इंटू 466 mg क्यों हो जाएगा, ग्राम ग्राम कैंसिल आउट हो गया, इसको कैलकुलेट करते हो तो 64 mg आ जाएगा। परसेंटेज पूछिए तो इसमें अब सिंपल सा फॉर्मूला लगा दो आप, मास ऑफ सल्फर इन BaSO4 कितना हो गया 64, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना होगा 160 इंटू 100, ये कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 40%। बस सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड गाइज फॉर्मूला यूज करना है और आगे इसमें कुछ नहीं है। तो फाइनल आंसर इज 40। द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज मॉलिक्यूल इज, अगेन गाइज बहुत ही इजी क्वेश्चन है। स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा मोस्ट स्टेबल कंपाउंड्स कौन से बोले जाते हैं, एरोमेटिक, ठीक है। तो जब आप एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक की बात करते हैं तो एरोमेटिक सबसे ज्यादा स्टेबल रहते हैं, फिर नॉन एरोमेटिक एंड देन आते हैं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड या एंटी एरोमेटिक कंपाउंड आप हकल्स रूल के अकॉर्डिंग फॉलो कर सकते हो। अगर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं कंपाउंड में और प्लेनर कंपाउंड है यानी सेम शीट प्लेन और कॉन्जुगेटेड, बेसिकली साइक्लिक कॉन्जुगेशन हो रहे हैं, है ना, साइक्लिक कॉन्जुगेशन है, तो ये क्या कहलाता है, एरोमेटिक। और अगर 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स है सिर्फ और जो प्लेनर है एंड साइक्लिक कंजुगेशन है, ये तीनों चीज है तो एंटी एरोमेटिक, अदरवाइज ये नॉन एरोमेटिक हो जाता है। अब इसको देखोगे 1 2 3 ये साइक्लिक कंजुगेशन में आ रहा है, यहां से स्टार्ट करो वापस, लेकिन 1 2 2 इलेक्ट्रॉन और इसके 3 और 4 इलेक्ट्रॉन, 4n पाई हो गया, 3 बॉडी है तो प्लेनर है, कंजुगेशन है, तो ये क्या हो गया एंटी एरोमेटिक। ये 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, यानी 4n+2 को फॉलो कर रहा है, प्लेनर भी है, साइक्लिक कंजुगेशन तो है ही, प्लेनर क्यों है, देखिए जनरली आप 7 तक को आप प्लेनर ही मानते हो, उसके आगे नॉन प्लेनर होने शुरू हो जाते हैं, तो प्लेनर है तो ये नहीं क्या हो गया, ये हो गया एरोमेटिक। अब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 का हो गया, तो जनरली हम इसको क्या बोलते हैं कि नॉन प्लेनर कंपाउंड है, जिसकी वजह से ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। साइक्लिक कंजुगेशन है इसमें, दैट इज नो प्रॉब्लम, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो खैर यहाँ पे एंटी में बढ़ रहा है, लेकिन नॉन प्लेनर की वजह से नॉन एरोमेटिक हो गया। तो अब देख लो एरोमेटिक सबसे ज्यादा क्यू, तो क्यू 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 ये कट गए दोनों, उसके बाद नॉन एरोमेटिक
ये क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक हो गया ना, यानी आर एंड देन पी, यानी जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है इज योर करेक्ट आंसर. Propane molecule on chlorination under photochemical condition gives two dichloro products X and Y. Amongst X and Y, X is an optically active molecule, यानी chiral center होगा इसमें. How many trichloro products consider only structural isomers will be obtained from X, जो optical वाला था, when it is further treated with chlorine under photochemical reaction. देखो सिंपल सा है, बस जब भी ऐसी दिखो ना, सिंपल बनाना स्टार्ट कर दो. इन्होंने डाई क्लोरो प्रोडक्ट बोले हैं X and Y. लेट जस्ट से कि मैं मोनोक्लोरा से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है. और किसके बोले इन्होंने, प्रोपेन के. तो प्रोपेन यानी CH3 CH2 CH3 हो गया. अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको क्लोरीनेशन करता हूँ इसका, यानी एक एक Cl जोड़ता हूँ. तो इसका जब मैं क्लोरीनेशन करता हूँ, उसके दो तरह के प्रोडक्ट बन सकते हैं. पहला, एक तो Cl यहाँ जोड़ दिया मैंने, और दूसरा Cl इसमें जोड़ दिया, यानी CH3 CH2 CH2 Cl. और ये कौन सा, फोटोकेमिकल वाला, यानी Cl2H न्यू, सनलाइट. ठीक है, कंफ्यूज मत होना, जो फ्री रेडिकल वाला होता है. और दूसरा है CH3 CH Cl CH3. समझ में आ गया. अब ये तो हो गया सिंगल, या तो इस पे या इस पे. अब इस पे करूंगा तो ये अगेन इसका सिमिलर हो जाएगा, तो दो तरह के बन गए. अब मैं डाइक्लोरो वाले बना रहा हूँ, तो इसको अगेन मुझे क्लोरीनेशन करना है. इसके दो बन जाएंगे. देखिए इसका फिर से करता हूँ, या तो इधर जोड़ दूं CH3 CH Cl CH2 Cl, या फिर इस कार्बन के बजाय इस कार्बन पे जोड़ दूं, यानी CH2. ठीक है, CH2 CH2 Cl. समझ में आ गया. और इसमें क्या हो जाएगा, अगर देखो अब इसमें देखना है गौर से, अगर मैं इस वाले कंपाउंड पे जोड़ता हूँ इस वाले Cl पे, तो सेम ये वाला बन गया. इस पे जोड़ता हूँ तो अगेन सेम ये वाला बन गया. ठीक है, तो मुझे ये Cl है, इसके बजाय बस मुझे एक ही टाइप का बन सकता है यहाँ पे, यानी बीच में Cl Cl CH3. ठीक है, तीन टाइप के बन गए. अब क्वेश्चन को देखो, X एंड Y, X इज एन ऑप्टिकल एक्टिव मॉलिक्यूल, जो डाइक्लोरो वाले बोले थे. हाउ मेनी ट्राइक्लोरो प्रोडक्ट्स विल बी ऑब्टेन फ्रॉम X, जो ऑप्टिकली एक्टिव था उसका ट्राइक्लोरो बनाना है. ऑप्टिकली एक्टिव ढूंढो इसमें. क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है? यस. देखो ये कायरल सेंटर है, ये वैलेंसी डिफरेंट, ये डिफरेंट, H डिफरेंट, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव हो गया. इसमें ये ऑप्टिकली एक्टिव है नहीं है, दो हाइड्रोजन है, कार्बन की दो सेम है, कोई भी नो कायरल सेंटर, सो नो ऑप्टिकल एक्टिव. सिमिलरली ये तो Cl Cl CH3 दिख रहे हैं, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है. तो बस इसका आपको ट्राइक्लोरो वाला प्रोडक्ट बनाना है. अब इसको बनाने के लिए मैं सिंपल हटा देता हूँ इसको, है ना. अब इसका ट्राइक्लोरो बनाना है आपको. ट्राइक्लोरो में इसके तीन तरह के बन जाएंगे. देखो पहला बन जाएगा CH3, ये इसी H को हटा के डाल देता हूँ, Cl Cl CH2 Cl. ठीक है, दूसरे में इस वाले C को हटा देता हूँ, CH3 CH Cl. ठीक है, CH Cl एंड Cl. और तीसरे में इस वाले कार्बन पर डाल देता हूँ, यानी CH2 Cl CH Cl CH Cl. तीन. इसके अलावा कोई बनेंगे नहीं, बनेंगे तो वे सेम रिपीट हो जाएंगे इनके स्ट्रक्चर्स. देख लो आप. तो इसका मतलब क्या हुआ, फर्दर क्लोरीन अंदर फॉलो कितने बने आपके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, 1 2 एंड 3 ट्राइक्लोरो प्रोडक्ट्स की बात हो रही है बेसिकली. तो जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इज ऑप्शन नंबर 4, यानी जो आपके कितने, 3. ओके, सो दिस इज योर फाइनल आंसर. गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट. स्टेटमेंट 1 है, इन Lysine tests the covalent organic molecules are transformed into ionic compounds. Second है, the sodium fusion extract of an organic compound having nitrogen and sulfur gives Prussian blue with FeSO4 and this, है ना. Now first statement देखो, तो बेसिकली देखिए जो Lysine test है is used to detect कौन कौन से एलिमेंट, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये तीनों हेलोजन्स हो गए. नाइट्रोजन सल्फर ये तीन हेलोजन प्लस फॉस्फोरस. Lysine टेस्ट क्या होता है, इज यूज्ड टू डिटेक्ट दीज एलिमेंट्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड. ध्यान रखना, ऑर्गेनिक कंपाउंड में. नाउ Lysine टेस्ट में क्या होता है, हम इस Lysine टेस्ट को ही क्यों यूज करते हैं, इनको आइडेंटिफाई करने के लिए इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, इज बिकॉज जो दूसरे नॉर्मल केमिकल टेस्ट होते हैं दे कैन नॉट डिटेक्ट दीज कोवेलेंट बॉन्डेड एलिमेंट्स. तो हम क्या करते हैं कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को जिसमें ये एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उसको सोडियम के साथ हीट करते हैं.
टेक्निकल टर्म क्या हो जाती है, सोडियम के साथ फ्यूज कर देते हैं मेटल के साथ। तो क्या होता है कि जो एक कोवेलेंट बॉन्ड है बिटवीन दी ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो अलग मेटल है और इनके जो एलिमेंट्स हैं ये कन्वर्ट हो जाता है कोवेलेंट बॉन्ड इनटू आयनिक फॉर्म एंड देन इट इज बेसिकली डिटेक्टेड इजीली, है ना। तो ये लसाइन टेस्ट हो जाता है बेसिकली। और जो ये आपका आयनिक फॉर्म होती है दिस इज वाटर सोल्यूबल। तो इस बात को जरूर याद रखना, कभी कभी पूछा जा सकता है। तो अगेन स्टेटमेंट 1 आपका इससे ट्रू हो गया। नाउ स्टेटमेंट 2 क्या हो गया, इन्होंने कहा कि ये जो नाइट्रोजन सल्फर का है वो प्रूशियन ब्लू रहता है इसके साथ रिएक्शन करने में। अब एक बात देखो, देखिए जब आप इनिशियली जब इसके साथ, ठीक है, जब इनिशियली नाइट्रोजन और सल्फर का जो कंपाउंड है ना, कोई भी इसको फ्यूज कर दो नाइट्रोजन के साथ, ठीक है, तो उसमें ऑब्वियसली एक कार्बन भी होगा, है ना। ध्यान रखना ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उसमें कार्बन होना जरूरी है। एक बार इस पे क्वेश्चंस बन जाते हैं गाइस कि कौन सा एलिमेंट है जिसमें ये एल्लासाइन टेस्ट दे देता है, पहले आया हुआ है जिसमें उन सब में किसी में कार्बन नहीं था, एक में कार्बन था और कार्बन नाइट्रोजन सल्फर ये मिलके जरूर प्रेजेंस जरूरी है ना। तो CnS अगर ये सोडियम के साथ फ्यूज करते हो तो ये बना देता है आपका NaSCN। ओके, NaSCN। तो इसको क्या बोलते हो आप, सोडियम थायोसाइनेट। ओके, सोडियम थायोसाइनेट। नाउ जब इसमें क्या कहा है कि इसके ऑर्गेनिक कंपाउंड NaNS गिव्स प्रूशियन ब्लू विद दिस। अब जब इसको NaSCN को आप FeSO4 और FeCl3 के साथ रिएक्शन करते हो, ठीक है, यानी फेरस सल्फेट एंड फेरिक क्लोराइड के साथ जब रिएक्ट करते हो उसके बाद तब आपका प्रूशियन ब्लू कलर बनता है। वो फॉर्मूला क्या हो जाता है, Fe4 FeCN6 थ्राइस। ये होता है बेसिकली प्रूशियन ब्लू, ठीक है। लेकिन ये बेसिकली नहीं होता, ठीक है। इसकी वजह से, अगर इसकी वजह FeCl3 हो जाता तो करेक्ट हो जाता, इसकी वजह से दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सो इसका मतलब जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, दिस इज करेक्ट आंसर। द पॉसिबल नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स फॉर 5-phenyl pent 4-in-2-ol इज। देखिए इसका स्ट्रक्चर पहले तो बना लो, सिंपल सा बना लो। अब उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं, ठीक है। CH डबल बॉन्ड CH CH2 CHOH हो गया एंड यहाँ हो गया आपका CH3, ठीक है। समझ में? अब कैसे देखिए 1, ठीक है, 1 2 3 4 5 है ना, 1 2 3 4 5 यानी 2 पे ओल हो गया, 4 पे 1 2 3 4 पे इन हो गया एंड 5 पे फिनाइल हो गया, ठीक है। समझ में आ गया, बन गया। अब इसमें अगर आप देखोगे स्टीरियो सेंटर्स देखो और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स देखते हैं। अब ये डबल बॉन्ड है, इसकी C और सारी जो वैलेंसीज हैं, ये एक ये है H है और ये डिफरेंट दूसरा है। तो ये एक क्या हो गया आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। यहाँ पे क्या दिख जाएगा, GI दिखेगा। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि C ये H है, एक इधर H है और ये इसकी वैलेंसी ये है और ये H के अलावा ये जो पूरा है वो ये इसकी वैलेंसी है, तो GI दिख रहा है ना। सिमिलरली ये एक कायरल सेंटर हो गया तो यहाँ पे RNS हो जाएगा। अच्छा, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, कई सारे तरीके होते हैं। देखो सिंपल सा फंडा है, जब टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म करने हो तो नंबर ऑफ GI मल्टीप्लाई बाय आपका जो ये कायल ऑप्टिकल आइसोमर्स है वो आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, एक ही है तो सिस एंड ट्रांस, और ये क्या हो गया RNS, तो 2 × 2 4। इसको ऐसे भी कर सकते हो, अगर ये सिस है और ये ट्रांस है तो सिस में ये RNS और ट्रांस में ये RNS, तो 1 2 3 एंड 4, तो ऐसे भी 4 बन रहे हैं। समझ में आया? तो आपका क्या है, 4 इज योर करेक्ट आंसर। इन केरियस मेथड ऑफ एस्टिमेशन ऑफ हैलोजन 0.25 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव 0.15 ग्राम ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड, द परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज। देखिए गाइज, इसमें मैं आपको एक चीज बताता हूँ। केरियस मेथड पे मैंने वैसे आविश केमिस्ट्री पे आपको समझाया हुआ है, बहुत अच्छा वीडियो, एक बार सर्च कर लेना केरियस मेथड आविश केमिस्ट्री। लेकिन इसमें ना देखिए, आप मोलर मास निकालोगे, फिर नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे AgBr के, है ना। उसके बाद क्या होगा कि AgBr में कितने नंबर ऑफ Br हैं वगैरह, और फिर परसेंटेज निकालोगे। बजाय इसके आप एक सिंपल सा फॉर्मूला याद कर लो, वो ज़्यादा ईजी हो जाएगा, ठीक है। समझ
तो जब भी आपको परसेंटेज ब्रोमीन पूछा हुआ है, ठीक है, नीचे लिख देता हूँ, जब भी आपको परसेंटेज ब्रोमीन पूछा हुआ है तो सिंपल सा है फंडा। देखिए मोलर मास ऑफ ब्रोमीन, Br की बात कर रहा हूँ, है ना, डिवाइड, या एटॉमिक मास मान लो उसको, ये डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ AgBr। देखिए परसेंटेज निकाल रहे हैं ना, देखो मैं अब इसको मैं आपको कैसे समझाऊं, देखो इनटू, अभी बताता हूँ एक बार, वेट यानी ग्राम जितना दिया है, वेट ऑफ AgBr डिवाइडेड बाय वेट ऑफ जो आपका सैंपल है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ठीक है, इनटू 100। 100 इसलिए क्योंकि परसेंटेज निकालनी है, करेक्ट। अब देखो परसेंटेज ऑफ Br निकलिए, यानी ऊपर कम होना चाहिए नीचे ज्यादा। Br का परसेंटेज डिवाइड किससे किया, AgBr से। उसके बाद में वेट ऑफ AgBr डिवाइड बाई कितना बना AgBr फ्रॉम सैंपल, तो इसको नीचे कर दिया। तो ऐसे आप याद रख सकते हो, समझना, इसको याद कर लोगे तो बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो मोलर मास ऑफ Br क्या होता है 80, यहाँ पे वैल्यू रखनी शुरू कर दूं, डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ AgBr क्या हो जाएगा 188, कैलकुलेट कर लो, 108 प्लस 80, करेक्ट, मल्टीप्लाई बाई वेट ऑफ AgBr कितना गया है 0.15, राइट, एंड डिवाइडेड बाई आपका कितना ऑर्गेनिक कंपाउंड है 0.25 ग्राम्स, मल्टीप्लाई बाई 100। समझ में, इसको जब आप कैलकुलेट करोगे ये वैल्यू आ जाएगी लगभग 4800 डिवाइड बाई 188, 25.53, ठीक है। नियरेस्ट नीजर पूछा हुआ है तो लगभग अच्छा 10⁻⁻1 में भी, तो ये हो जाएगा 255.3 इंटू 10⁻⁻1, नियरेस्ट में क्या हो जाएगा 255, है ना, 255 टू 10⁻⁻1, समझ में परसेंटेज। तो आई होप गाइज आपको ये जो क्वेश्चन है समझ में आया होगा, ठीक है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स। देखिए गाइज ये कुछ ग्रुप्स दिए हुए हैं और ये बताना है कि एक्टिवेटिंग ग्रुप है, मेटा डायरेक्टिंग है, कुल मिला के इनकी डायरेक्शंस बतानी है, ओके। अब देखिए ए ऑप्शन है OCH3 यानी NHCO3, इसको देखिए। अच्छा एक मैं सिंपल से एक फंडा लेता हूँ, बेंजीन रिंग पे इन पे लगा के दिखाऊंगा आपको, और उससे एक आइडिया हो जाएगा मैं कि इनके टाइप के क्या है। देखिए ये हो गया OCH3, और अगर आप इधर इसको देखेंगे ये हो गया NHC डबल बॉन्ड OCH3। अब इसमें लोन पेयर है, इसमें भी लोन पेयर है, ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। हालांकि ऑक्सीजन का -I इफेक्ट होता है, लेकिन इस लोन पेयर की वजह से +M ग्रुप होता है, एंड व्हेन +M+I होता है तो +M का इफेक्ट ज्यादा होता है। -I से डीएक्टिवेटिंग हो सकता है, +M से एक्टिवेटिंग, तो +M ओवरऑल इसमें +M डोमिनेंस ज्यादा है, तो मैं कहूंगा ये एक्टिवेटिंग हो गया +M की वजह से। सिमिलरली नाइट्रोजन भी -I दिखा सकता है, लेकिन इसमें लोन पेयर का +M है, तो ये भी एक्टिवेटिंग है ओवरऑल। तो इसका डेल प्लस का रीजन ये है कि भाई इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा ये कम हो जाएगा, लेकिन अगेन ये एक्टिवेटिंग तो है ही। तो ए ऑप्शन आपको करेक्ट है। बी ऑप्शन है CN एंड OH आर मेटा डायरेक्टिंग। अगेन इस जो बेंजीन रिंग के ऊपर आप इन दोनों ग्रुप्स को जोड़ लो तो C ट्रिपल बॉन्ड N हो गया, NOH हो गया, करेक्ट। अब अगर आप इसमें देखेंगे तो C ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, पता ही होगा, एंड ऑक्सीजन यहाँ पे लोन पेयर है, करेक्ट। और ये ऑब्वियसली इस प्लस चार्ज की वजह से ये -M इफेक्ट शो कर रहा है। ऑक्सीजन में -I है, लेकिन लोन पेयर की वजह से +M शो कर रहा है ओवरऑल, है ना। तो ये तो एक्टिवेटिंग हो गई, या एक्टिवेटिंग तो एक तरह से ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, ठीक है। ये क्या है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, और ये क्या हो गया, क्योंकि कर रहा है तो ये हो गया मेटा डायरेक्टिंग, ओके। अब इसमें क्योंकि दोनों मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप पूछे थे, ये तो है लेकिन दिस इज नॉट, इसकी वजह से ये इनकरेक्ट हो गया। अगेन CN एंड SO3H आर मेटा डायरेक्टिंग। देखो ये तो मेटा डायरेक्टिंग हो ही गया CN, अब SO3H का देख लेते हैं। इसमें देखिए SO3H का सिंपल सा है फंडा, S डबल बॉन्ड O एंड OH, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, अगेन इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा, ठीक है, यहाँ पे मेटा डायरेक्टिंग हो जाता है ना, समझ में। तो दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट, सॉरी C इज करेक्ट। एक्टिवेटिंग ग्रुप्स एक्ट एज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, दिस इज करेक्ट। अभी भी दिखा लिया, यहाँ पे ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। हैलाइड्स आर एक्टिवेटिंग ग्रुप्स, तो हैलाइड्स के केस में आपको बताता हूँ, ये बहुत ही अच्छा केस है हैलाइड्स का। हालांकि इस पे मैंने आवेश केमिस्ट्री चैनल पे एक वीडियो बनाई हुई है इसका, अगर आपको ग्रुप का समझना है, लेकिन इसको देखिए, हैलाइड जैसे Cl ले लेते हो। अब Cl क्या है, इन पे लोन पेयर होते हैं, और इसमें Cl एक बहुत अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, तो -I सुन रहा है, लेकिन लोन पेयर की वजह से +M शो कर सकता है। मैंने आपको बताया था इन हैलाइड्स के अलावा
कभी भी हो तो प्लस एम का इफेक्ट माइनस आई से ज्यादा होता है, लेकिन इन केस ऑफ हेलोजन्स रिवर्स हो जाता है, माइनस आई इफेक्ट ज्यादा प्रेफरेंस दिखाता है इसमें देन एम इफेक्ट से। समझ में? इसका मतलब ये ओवरऑल डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स कहलाए जाते हैं, हेलाइट्स। ठीक है, तो हेलाइट्स आर एक्टिवेटिंग नहीं, डीएक्टिवेटिंग होते हैं। इनफैक्ट दे आर हैव लोन पेयर, बट उनका ज्यादा रोल नहीं होता। माइनस आई, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज्यादा होती है, वो प्रेफरेंस पे आ जाती है, तो ओवरऑल डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, ऑप्शन ई इज योर, सो ऑप्शन ई इज इनकरेक्ट। तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन से होंगे? ए, सी एंड डी, यानी जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है इज योर करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द कार्बोकेटायंस फ्रॉम द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल? अब इसमें कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी देखनी है। अब देखो, सबसे पहले तो ऑक्सीजन पे ये जो जो आपको इंफॉर्मेशन दिख रही है वो बनाते जाओ। ठीक है, ये लोन पेयर है इधर, ठीक है, ये इस पे भी लोन पेयर हो जाते हैं। खैर, अब ये कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी देखनी है। इसमें देखो कि ये डबल बॉन्ड है इसके साथ कंजुगेशन में कार्बोकेटायन के, ओके दैट इज फाइन। ऑक्सीजन का कोई ज्यादा रोल प्ले नहीं कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि बहुत दूर है, ज्यादा माइनस आई इफेक्ट श्योर होगा, लेकिन यहाँ पे कंजुगेशन में है। सिमिलरली ये कंजुगेशन तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है एंड यहाँ पे भी है। तो कंजुगेशन एज इन ये वाला पर्टिकुलर कंजुगेशन कोई ज्यादा स्पेसिफिक रोल प्ले नहीं कर रहा है। ठीक है, अब जो ये लोन पेयर है इसके साथ भी कंजुगेशन में है, सिमिलरली ये इसके साथ कंजुगेशन, यानी ये क्या होगी? एक्सटेंडेड कंजुगेशन, जो कि इसमें अवेलेबल नहीं है, इसमें लिमिटेड है। अब इस केस में सिमिलरली एक्सटेंडेड कंजुगेशन तो है, लेकिन ये डेल पॉजिटिव चार्ज है। अब जो लोन पेयर है वो जो यहाँ पे हो रहा था, अब साइड बाय साइड कंजुगेशन इधर भी दिखा सकता है, या यूं कहो डेल पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स को खींच सकता है। तो इसमें 2 के कंपैरेटिवली लेसर स्टेबिलिटी है। समझ में? लेसर स्टेबिलिटी इन कंपैरिजन टू 2। और जब 4 को देखते हो, 4 में तो क्या है, ये इसके साथ कंजुगेशन में है, लेकिन एफ फ्लोरीन क्या है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, माइनस एफ देख रहा है, लेकिन यहाँ पे भी एक्सटेंडेड कंजुगेशन में है। तो अब देखो इसमें ध्यान से देखिएगा, जो 4th है और 2nd में, 4th और 2nd में एक्सटेंडेड कंजुगेशन है दोनों में, ओके, बट एफ इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन। ठीक है, अब इसमें ऑक्सीजन का जो माइनस आई इफेक्ट है वो कम है देन माइनस आई इफेक्ट ऑफ फ्लोरीन। तो एक्सटेंडेड कंजुगेशन के साथ साथ जो माइनस आई का रोल है वो इसमें ज्यादा है देन इसमें। ठीक है, तो इसका मतलब सेकंड जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोस्ट स्टेबल 2 है। आई होप आपको समझ में आएगा। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स 1 and 2। स्टेटमेंट 1 है, so Dumas method is used for estimation of nitrogen in an organic compound. Statement 2 है, Dumas method involves the formation of ammonium sulfate by heating the organic compound with concentrated H2SO4. अच्छा, अब सबसे पहले आप ये समझिए Dumas method, जस्ट FYI गाइस, Dumas मेथड के जो न्यूमेरिकल कैलकुलेट करते हैं उस पर मैंने बहुत ही ब्रिलियंट ट्रिक बनाई हुई है, बहुत स्टूडेंट्स उसको देख चुके हैं। आवेश केमिस्ट्री डुमास मेथड सर्च करेंगे, डुमास ट्रिक आवेश केमिस्ट्री जो भी सर्च करेंगे आपको मिल जाएगी, प्लीज देखें यूट्यूब पे, बहुत फायदा होगा। खैर देखिए, डुमास मेथड है क्या? डुमास मेथड एक टेक्निक है टू डिटरमाइन दी नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, ये एक टेक्निक है। सबसे पहले इसमें हम क्या देखते हैं कि कितना नाइट्रोजन है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, नाइट्रोजन कंटेंट, वो आप इससे एस्टिमेट करते हो डुमास मेथड। तो इसका मतलब स्टेटमेंट 1 तो आपका करेक्ट, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड था। तो सेकंड मेथड को समझने के लिए इसमें आपको पता करना पड़ेगा कि डुमास मेथड में करते क्या। देखिए, जनरली अगर आप ऊपर ऊपर से देखोगे तो डुमास मेथड में 2 स्टेप प्रोसेस है एक तरह से। तो फर्स्ट स्टेप तो है सबसे पहले जो कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन है, जो आपका है ना नाइट्रोजन कंटेंट, उसको N2 गैस में कन्वर्ट कर देते हो। ठीक है, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन, उसको नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करते हो कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑर्गेनिक कंपाउंड को, जिसमें नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड को यू हीट इन द प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन गैस इन अ सील्ड कंटेनर, किसी सील्ड कंटेनर में करते हो, और उससे क्या होता है जो नाइट्रोजन है वो N2 गैस में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, सेकेंड स्टेप में आप क्या करते हो,
जो ये मेजरमेंट करते हो, जो ये N2 गैस बनी, रिलीज हुई, उसको आप क्या करते हो, मेजर करते हो। ठीक है, सो जो जितना भी वॉल्यूम है आपका नाइट्रोजन गैस का, जितना भी फॉर्म हुआ, उसको आप उसकी या तो परसेंटेज निकाल लेते हो, ठीक है, और या कुछ इस टाइप से अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हो, और उसी से आपका नाइट्रोजन कंटेंट पता लग जाता है। समझ कि नाइट्रोजन गैस कितनी निकली, उससे आप कैलकुलेशन करोगे, अच्छा ऑर्गेनिक कंपाउंड में मेरा इतना नाइट्रोजन था। इट डज नॉट, मैं फिर से बोल रहा हूं, इट डज नॉट इन्वॉल्व कोई भी इंटरमीडिएट फॉर्मेशन ऑफ एनी अमोनियम सॉल्ट। ठीक है, मतलब जो ये बोल रहे हैं क्वेश्चन में कि अमोनियम सॉल्ट में कन्वर्जन वगैरह वगैरह, इट इज ट्रू फॉर जाल्डाल मेथड, यस, है ना, जो जाल्डाल मेथड है दूसरा, उसके लिए ट्रू है, बट नॉट फॉर आपका डुमास मेथड के लिए। डुमास मेथड में सिंपल आप N2 में गैस में कन्वर्ट करते हो, उसका वॉल्यूम वगैरह परसेंटेज निकाल लेते हो, निकालते हो। जालदार मेथड में करते हैं आप अमोनियम सल्फेट वगैरह में। एंड बाय द वे, जालदार मेथड पे भी मैंने एक बहुत बढ़िया कैलकुलेशन की, जो आपको न्यूमेरिकल्स कैलकुलेट करने, उस पर ट्रिक बनाई हुई है, आवेश केमिस्ट्री जालदार मेथड सर्च करेंगे वो दिख जाएगा। तो फिलहाल जो आपका स्टेटमेंट नंबर 2 है वो इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, यानी स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज योर फाइनल आंसर। द प्योरिफिकेशन मेथड बेस्ड ऑन द फॉलोइंग फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन इज। अब देखिए, सॉलिड से आपने हीट किया, वेपर में कन्वर्ट हुआ, अगेन उसको ठंडा किया तो सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। और अगर इसमें आप देखोगे, इस प्योरिफिकेशन मेथड में कोई भी नो लिक्विड फेज इज इन्वॉल्व्ड, कोई भी लिक्विड फेज इन्वॉल्व नहीं है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हो आप, सब्लिमेशन। समझ में? आपको अभी बाकी के ऑप्शंस भी मैं समझाता हूं, लेकिन इसमें समझो, जब भी किसी प्योरिफिकेशन मेथड में सिर्फ सॉलिड और वेपर है, सॉलिड टू वेपर देन सॉलिड, यानी नो लिक्विड फेज इन्वॉल्व, तो उसको क्या बोलते हो आप, सब्लिमेशन। जैसे कैम्फर वगैरह होते हैं ना, उनको ये जो प्रोसेस इन्वॉल्व करते हैं नैप्थलीन बॉल्स, तो सब्लिमेशन वाली होती है। समझ में? तो फिलहाल करेक्ट आंसर तो हो गया ऑप्शन नंबर 1। नाउ डिस्टिलेशन क्या होता है? डिस्टिलेशन में आप क्या होता है, लिक्विड फेज को कन्वर्ट होती है वेपर फेज में, एंड देन वेपर फेज को अगर ठंडा करोगे, तो देखिए हीट करोगे और ये कूल करोगे, तो लिक्विड टू वेपर देन लिक्विड फेज में कन्वर्ट हो जाता है डिस्टिलेशन में। यानी आप ये सोचो, कोई आपका लिक्विड है जिसमें इम्प्योरिटीज है, ठीक है, आपने यहाँ एक कंटेनर लग लिया टू ट्रैप वेपर्स, है ना, या यू कर लो, ऐसे जा रहा है और यहाँ पे एक पाइप जा रहा है और यहाँ पे वेपर यहाँ से चली जाएंगी, और आपने ये ट्रैप कर ली यहाँ पे सारा। तो जैसे ये इम्प्योर लिक्विड है, इसको हीट करोगे, जो लिक्विड है वो वेपर में कन्वर्ट होकर ट्रांसफर होकर यहाँ ठंडा हो जाएगा, आपने यहाँ पे कूल कर लिया, आइस बात कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, और यहाँ पर जो इम्प्योरिटीज इसमें रह जाएंगी, तो लिक्विड टू वेपर टू लिक्विड, अगेन ये क्या हो गया, डिस्टिलेशन। समझ में आया? ओके, नाउ क्रिस्टलाइजेशन। आपको क्रिस्टलाइजेशन तो बहुत इजी, आपको पता होगा कि क्रिस्टलाइजेशन में क्या करता है, जब किसी सॉल्यूशन से डायरेक्ट सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होता है, क्रिस्टल्स बन जाते हैं, वो क्रिस्टलाइजेशन होता है ना। एक्सट्रैक्शन में क्या है कि जब आप कोई अच्छा, इस डिस्टिलेशन में मैंने क्या बताया था आपको, लिक्विड टू वेपर टू लिक्विड, तो इसमें आपने जैसे इसमें क्या था, नो लिक्विड इन्वॉल्व, इसमें क्या है, नो सॉलिड फेज इज इन्वॉल्व, है ना। तो एक्सट्रैक्शन में क्या होता है कि जब कोई दो लिक्विड्स हैं बेसिकली मिले हुए, है ना, दो लिक्विड्स हैं जिनको आपको सेपरेट करना है। जब सेपरेट करते हो आप, डिपेंडिंग अपॉन उनकी सॉल्युबिलिटी, दो लिक्विड्स हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी इज डिफरेंट, तो जब आप उन दो लिक्विड्स को आप सेपरेट करते हो, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एक्सट्रैक्शन। समझ में? तो फिलहाल इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 है ये और ये, देखिए आइसोमेरिक कंपाउंड्स है, ध्यान से देखना, एक साइक्लिक एल्केन है और एक एल्कीन बन रहा है जो कि लीनियर है। इसका अगर आप वो अपना स्ट्रक्चर देखोगे, मैं इसका बना के दिखा रहा हूँ, इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, ध्यान से देखना, मैं इसके ही बता रहा हूँ, यहाँ H, ये CH3, और ये दोनों जगह HH, तो इधर भी 2H, इधर भी 2H, इधर भी 2H। तो कार्बन कितने हो गए, 1 2 3 4 5 एंड 6, C6, ठीक है। और हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 इसके, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, C6H12। ओके, सिमिलरली जब आप इसका देखोगे, ये एल्कीन है,
तो ये हो गया, यानी देखिए यहाँ CH3 है, ये 2H है इधर, है ना, यहाँ 1 2 3, यहाँ 1H है, इधर 1H है, यहाँ 2H है, ये CH3 है। तो 1 2 3 4 5 6, C6। और हाइड्रोजन कितने हैं? 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12, C6H12। अगर आप देखोगे इसका C6H12 है, इसका भी C6H12 है, लेकिन जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला वो डिफरेंट हो जाएगा। एक रिंग है और एक स्ट्रेट चेन है, एल्कीन भी है, और ये वो है। तो यानी ऑब्वियसली देखिए बहुत सारे डिफरेंट तरह के इसमें आइसोमर्स हो रहे हैं। आइसोमर क्या हो गया? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला, स्ट्रक्चर डिफरेंट है, ऑब्वियसली दीज आर आइसोमेरिक कंपाउंड्स। अब देखो इसमें भी वैसे दिख रहा है आपको, ये रिंग चेन आइसोमेरिज्म दिख रही है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का एक पार्ट हो गया। सिमिलरली अगर आप देखोगे तो ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप भी है, तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म भी हो गया, तो मल्टीपल तरह के हो गए ना, तो यानी ये स्टेटमेंट सही है। सिमिलरली जैसे आपने ये देखा है, अगर ये कहोगे इनको फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म की बात कर रहे हैं अगर, तो अगर इसमें देखो पहली बात तो आप ये काउंट कर लो कि इसमें कितने हैं, और ठीक है देखो CH3, तो यहाँ 2H होंगे, यहाँ 2H 2H 2H, ये हो गया, तो 1 2 3 4 5, तो ये हो गया C5, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हो गए? 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और C5H13N। इसमें क्या हो जाएगा? CH3, ओके, ये 2H, ये क्या हो जाएगा? 2H 2H एंड CH3, तो कितना हो गया? 1 2 3 4 एंड 5, C5। हाइड्रोजन कितने? 3 4 5 6 7 8 9 10 और 3 13 और 1 N। तो मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हो गए, तो सेम मोलिकुलर फॉर्मूला और डिफरेंस है, यानी आइसोमर्स तो है। कौन से आइसोमर्स है? फंक्शनल ग्रुप है। क्यों? देखो अगर ये पोजिशनल आइसोमर्स की बात होती है, जैसे NH2 इधर हो गया, ये NH2 इधर हो गया, कहीं सपोज यहाँ NH2 यहाँ लगा हुआ है, यहाँ कुछ और भी यहाँ लगा देते हैं NH2, पोजिशन आइसोमर्स। फंक्शनल ग्रुप है क्योंकि ये प्राइमरी अमाइन है, मोल फॉर्मूला तो सेम है ना, और ये क्या है? सेकेंडरी अमाइन हो गया, तो इसलिए क्या हो गया? डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हो गए, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हो गया, यानी इसका मतलब ये करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। तो यानी जो आपका करेक्ट आंसर है, समझ में आया ना आपको गाइस, कि जो आपका स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर ट्रू, यानी ऑप्शन नंबर 2। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग कार्बोकेटायन इज। गाइस देखिए ये आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, बस आपको ये देखना है कि कौन कौन से इसमें फैक्टर लग रहे हैं, ठीक है। अब इसमें 3 आपके पीएच जुड़े हुए हैं, फिनोल आपके देखिए ये किस तरह से कार्बन, और उसके ऊपर ये इस तरह से 3 रिंग जुड़ी हुई है, करेक्ट। इसमें सिर्फ 2 जुड़ी हुई है, तो ये तो मेरा है, इसमें रेजोनेंस है, इसमें ज्यादा रेजोनेंस है देन इसके, है ना, ये लेसर हो गया थोड़ा। अगर आप इसको देखोगे, इस कंपाउंड को, कितनी साइड्स का है? 1 2 3 4 5 6 7 साइड से स्टिल प्लेनर है। देखिए 7 साइड्स तक प्लेनर रह जाता है विद प्लस या कुछ हो, अगर नेगेटिव साइन हो जाएगा तो नॉन प्लेनर होना शुरू हो जाएगा। 7 है और 7 से ज्यादा में नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर हो रहा है, तो 7 तक आप ये सोचो कि प्लेनर ही रहेगा। और प्लस 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन, यानी 4n+2 दिख रहा है, n=1 6 इलेक्ट्रॉन, प्लेनर स्ट्रक्चर है। एंड साइक्लिक कंजुगेशन देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लॉब यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी है, ये लॉब है, यहाँ पे ये है, तो इसका मतलब साइक्लिक कंजुगेशन भी है, और 4n+2 है, प्लेनर स्ट्रक्चर, यानी दिस इज एरोमेटिक स्ट्रक्चर। एरोमेटिक देखते आपको समझ में आना चाहिए, दिस इज मोस्ट, शुड बी मोस्ट स्टेबल आउट ऑफ दीज ऑप्शंस। सो सी जिसमें सबसे ज्यादा है उसको रखो, इसको हटा दो, इसको हटा दो। एंड अगेन सी के बाद में, मैं डी का भी देखता हूं, लेकिन सी के बाद में ए शुड बी ग्रेटर देन बी समवेयर अराउंड, है ना। हो सकता है यहाँ मैं डी हूँ, यहाँ हूँ, कुछ नहीं, सी देन ए शुड बी ग्रेटर देन बी, यहाँ बी ग्रेटर देन ए लिखा है, तो देख के काट दो। आपको कभी कभी किसी ऑप्शन में कंफ्यूजन भी हो जाता है ना गाइस, तो ऐसे आप कैंसिल आउट करने की सोचो, है ना। तो ए एंड बी, तो मेरा यही ऑप्शन दिख रहा है, इसको भी देख लेते हैं डी को। अब देखिए इसमें तो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा था, इसमें लेसर रेजोनेंस थी, तो इसमें एरोमेटिक था, दिख गया। इसमें क्या हो गया? इसमें हो गया आपका हाइपरकंजुगेशन। हाइपरकंजुगेशन का प्रेफरेंस थोड़ा कम होता है देन रेजोनेंस, और एरोमेटिक का सबसे ज्यादा ही होता है, तो इसमें हाइपरकंजुगेशन था, तो इसकी वजह से, और इंडक्शन भी बोल देते हैं उसको गाइस, है ना।
तो ये डी सबसे लेस हो गया ऑब्वियसली, तो ऑप्शन 4 इज योर फाइनल आंसर। इन द सल्फर एस्टिमेशन 0.20 ग्राम ऑफ प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड गेव 0.40 ग्राम ऑफ बेरियम सल्फेट। ओके, तो क्या बोला गया, 0.20 जो मास है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड का वो है 0.20 ग्राम, और क्या किया कि जो 0.40 ग्राम ऑफ बेरियम सल्फेट है इसमें, यानी मास ऑफ बेरियम सल्फेट कितना दिया हुआ है 0.40 ग्राम्स। अब बोला है कि द परसेंटेज ऑफ सल्फर इन द कंपाउंड इज, जो परसेंटेज पूछा है ऑफ सल्फर इन दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखो, क्योंकि जब आपका कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड था जिसमें सल्फर था और वो जो सारा का सारा सल्फर है BaSO4 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब इसमें सल्फर की जो परसेंटेज है वो वेट है, ग्राम है, जो भी है वो निकाल के ऑर्गेनिक कंपाउंड से डिवाइड करके देख लेंगे, समझ में, ठीक है। तो अब ये देखो आप, पहले तो मॉलिक्यूलर मास निकाल लो बेरियम सल्फेट का, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेरियम सल्फेट क्या हो जाएगा, बेरियम कितना है 137, सल्फर कितना है 32, प्लस ऑक्सीजन कितना है 16 इंटू 4 प्लस O4 हो गया है ना, इक्वल्स टू हो जाएगा 233 ग्राम्स पर मोल। तो 233 ग्राम, इसका मतलब BaSO4 1 मोल ऑफ BaSO4 का मतलब है 1 मोल या 1 जो भी है इसमें सल्फर है 1 मोल बेसिकली। तो 233 ग्राम का मतलब क्या हो गया, मोल पर मोल हो गया। 230 ग्राम BaSO4 में कितना है सल्फर, कितना एटॉमिक मास 32 ग्राम BaSO4। तो 0.40 ग्राम में कितना हो जाएगा, 0.40 ग्राम BaSO4 में कितना हो जाएगा 32 डिवाइड बाई 233 मल्टीप्लाई बाय 0.40, समझ में आया। तो ये हो गया ग्राम ऑफ सल्फर। अब आपको जो परसेंटेज यील्ड निकालनी है ऑफ सल्फर की फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो परसेंटेज ऑफ S इन ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना आ जाएगा, तो मास ऑफ सल्फर जितना बना डिवाइडेड मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। तो मास ऑफ सल्फर कितना है 30, जो ये बना ऑफ ग्राम ऑफ सल्फर, ये पूरा का पूरा यानी 32 इंटू 0.40 डिवाइड बाई 233 ये बना, और डिवाइड बाई मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कितना दिया था 0.20 इंटू 100, ये क्या हो जाएगा आपको परसेंटेज यील्ड। बस इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा इधर, यानी 32 इंटू 0.40 डिवाइड बाई 233 इंटू 0.20 इंटू 100, ये आ जाएगा लगभग 27.46%। आंसर कितना है 10⁻⁻1 में है, तो 27.46 को 274.6 इंटू 10⁻⁻1% कर सकते हो। नियरेस्ट इंटीजर इन टाइप के क्वेश्चन में ज्यादातर नियरेस्ट इंटीजर पूछते हैं, तो 275 इंटू 10⁻⁻1, तो जो करेक्ट आंसर है वो है 275। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। पहला, इन पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी स्टेशनरी फेज इज थिन फिल्म ऑफ लिक्विड प्रेजेंट इन द इनर्ट सपोर्ट। देखिए पार्टीशन जो क्रोमेटोग्राफी है इसमें बेसिकली हमें दो फेजेस देखते हैं, जैसे सबको पता है, एक तो जिसको बोलता है स्टेशनरी फेज और दूसरा होता है मोबाइल फेज। ओके, नाउ जो मोबाइल फेज है इज दैट लिक्विड विच फ्लोज थ्रू द स्टेशनरी फेज, है ना, वो मोबाइल है कि जो मूव कर रहा है एक्चुअली वो स्टेशनरी में। नाउ स्टेशनरी जो फेज है, जो स्टेशनरी बेसिकली क्या होता है, एक इनर्ट सॉलिड सपोर्ट होता है, ठीक है, लेकिन इसके चारों तरफ एक थिन लेयर होती है ऑफ एनी ऑर्गेनिक और या तो जनरली वाटर ले लेते हैं या किसी भी कोई ऑर्गेनिक लिक्विड ले लेते हैं, ठीक है। ये हो गया आपकी स्टेशनरी फेज। नाउ जब स्टेशनरी फेज एज इन की बात करते हो तो ये जो सॉलिड सपोर्ट है ये काउंट नहीं होता। ये जो स्टेशनरी फेज है थिन लिक्विड की, इसको ही आप स्टेशनरी फेज बोलते हो, इसको जो कि इसमें पूछा हुआ है वही करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। ओके, अगेन इन पेपर क्रोमेटोग्राफी द मटेरियल ऑफ पेपर एक्ट एज स्टेशनरी फेज। देखिए सिमिलर टू पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी भी इज अ टाइप ऑफ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी इटसेल्फ। जो ये पेपर की बात करें इज यूजुअली मेड ऑफ एनी, जैसे सेलुलोज की बात करते हैं, और एक ऐसी कोई कंपाउंड जो कि वाटर मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है,
समझ में आया? एंड सिमिलरली जैसे हमने इसमें सॉलिड फेस को कहा था, इसमें भी जो वो जैसे ये पेपर हो गया और इसके ऊपर जो थिन लेयर होती है लिक्विड की, है ना, ये जो इसने वाटर भी एब्जॉर्ब कर लिया, ये एक्ट एज अ स्टेशनरी फेज अगेन एंड नॉट द पेपर इटसेल्फ। समझ में आया? तो इसका मतलब द एक्ट एज अ स्टेशनरी फेज, दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। इसका मतलब ऑप्शन 2 एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। डेफिनेशन बेस्ड ही क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा, है ना। तो स्टेटमेंट 2, आंसर 2, ऑप्शन 2 इज योर करेक्ट आंसर। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। ओके, सो पहला है ये वाला कंपाउंड यानी CH3CH2CH, C2H5 है, इसको CH2CH3 लिख दूं, और CH2CH3, और ये हो गया CH2 एंड CH3। इस पूरे C2H5 को मैंने ऐसे खोल के लिख दिया क्योंकि मिथाइल मिथाइल हो जाएगा इस तरह से। अब आप ये देखिए कि काउंटिंग कहाँ से करेगी, या तो 1 2 3 यहाँ पे भी एक सब्सटेंट है, 1 2 3 यहाँ पे भी एक सब्सटेंट है, लेकिन इथाइल ए मिथाइल ए ई से है, ये एम से, तो यहाँ से कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7, लॉन्गेस्ट चेन हो गई। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 3 पे इथाइल हो गया, ओके, 3 इथाइल, और यहाँ पे क्या हो गया 5 मिथाइल हेप्टेन। ओके, यानी ए का क्या हो गया सेकेंड ऑप्शन। आपको पूरा नाम भी लिखने की जरूरत नहीं है, आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा इसमें कौन सा करेक्ट हो सकता है ना। तो ए का क्या हो गया इसमें सेकंड, यानी ए का सेकंड है, तो ये भी कट गया, ये भी कट गया। ठीक है, अब सेकंड ऑप्शन है इसमें ये वाला, इसको भी खोल के लिख लेते हैं, यानी CH3 यहाँ पे इसको लिख लेते हैं ना, CH2 अगेन CH2 ठीक है, इन दोनों को CH7 को खोल के लिख लिया। अब लॉन्गेस्ट चेन करनी है, तो यहाँ से काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। अब तो समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, यानी 4 4 डाई मिथाइल हो गया, और 7 का चेन है तो हेप्टेन, 4 4 डाई मिथाइल हेप्टेन। अब देखिए इसमें 4 4 डाई मिथाइल हेप्टेन, ए का बी का ऑप्शन हो गया 3, बी का 3 है, तो दोनों यहाँ मैच कर रहे हैं अभी भी। देखिए अब क्योंकि इसमें आपने काट दिया था बी का 3 है, तो आपको बी देखने की भी जरूरत नहीं थी, ऐसे टाइम सेविंग कर सकते हैं आप जब एग्जाम में टाइम कम हो। तो बस थोड़ा सा दिमाग जल्दी जल्दी चलते रहना चाहिए इन चीज़ों में, क्योंकि ये प्रैक्टिस से ही होता है, और जब आप घर पे प्रैक्टिस करते हो। ठीक है, अब ये वाला हो गया, मैंने इसे ऐसे लिख लिया। ठीक है, अब इसकी काउंटिंग यहाँ से होगी, डबल बॉन्ड है 1 से लिख ले, तो ये सब्सटेंट भी यहीं पे है 1 2 3 4 5। ओके, तो ये क्या हो गया, अब देखिए 2 पे तो हो गया मिथाइल, ठीक है, और इन क्या है 1 2 हो गया, तो 1 और 2 3 1 3 पेंटा डाई इन, या पेंटा 1 3 डाई इन भी हो सकता था, जैसे भी लिखना चाहते हो, है ना। तो ये क्या हो गया कि ऑप्शन नंबर सी का क्या हो गया 4। ठीक है, तो यानी ये कट गया, तो करेक्ट आंसर इज 3। इसका भी देख लेते हैं, ये भी बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरीके से है। तो इसमें क्या है CH2 डबल बॉन्ड CH2 एंड CH3। तो अगेन काउंटिंग इस तरह से है, यहाँ डबल बॉन्ड है तो कर दो 1 2 3 4 एंड 5। अगेन 4 मिथाइल हो गया, डी का क्या है 1, 4 मिथाइल हो गया, 5 पेंटीन हो गया, 1 पे ईन हो गया, तो ये मैच हो गया। ठीक है, तो आपको ऑप्शन नंबर क्या हो गया 3। द स्टीम वोलेटाइल कंपाउंड्स अमंग द फॉलोइंग आर। देखिए स्टीम वोलेटाइल कंपाउंड का मतलब ये हो गया, देखिए इसकी स्टीम वोलेटाइल के एक तरह से ही हो गया, जब आप जैसे डिस्टिलेशन कर रहे हैं या कुछ हो रहा है, तो बेसिकली फॉर एग्जाम्पल जब आप स्टीम पास कर रहे हो तो ये जो बॉन्ड्स हैं वो टूट जाएंगे, समझ। मतलब जैसे एक आपका कोई सी भी यूनिट लेते हैं, एक बॉन्ड जुड़ा हुआ है, एक ये मॉलिक्यूल होगा, एक ये मॉलिक्यूल होगा, ये आपस में जुड़े हुए हैं। अब ये कितनी, अब मैं स्टीम पास कर रहा हूं तो कितनी इजीली ये बॉन्ड मॉलिक्यूल के बीच का टूट जाएगा, और जो ये कंपाउंड है ये इवेपोरेट हो जाएगा, यानी कितनी इजीली इवेपोरेट हो जाएगा बॉन्ड, ये उस जितनी आसानी से टूट जाएगा उस पर डिपेंड करता है। स्ट्रोंगर द बॉन्ड स्ट्रोंग बॉन्ड्स कैसे होते हैं, जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स या फिर पोलर बॉन्ड्स, वंडरवॉल नहीं, पोलर बॉन्ड्स। अगर या तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं दो मॉलिक्यूल के बीच में, इंटरमोलिक्यूलर हो गया ना, या तो इंटरमोलिक्यूलर एच बॉन्ड प्रेजेंट है, या फिर जैसे पोलर बॉन्ड्स हैं, ये स्ट्रोंग बॉन्ड्स होते हैं, तो अगर आप इनको हीट करोगे, है ना, स्टीम पास करोगे, तो ये बॉन्ड आसानी से नहीं टूटते, इसका मतलब लेस स्टीम वोलेटाइल हो जाएंगे, समझ में। लेकिन अगर
ये कंपाउंड इजीली टूट गए तो मोर वोलेटाइल कंपाउंड हो जाएंगे। समझ में? तो इसका मतलब अगर इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है या पोलर बॉन्ड्स है तो ये लेस स्टीम वोलेटाइल होंगे। लेकिन अगर आप देखिए व्हाट अबाउट अगर कोई कंपाउंड में इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में आपने देखा होगा वो अंदर ही अंदर स्टेबल हो जाता है, यानी खुद ही मॉलिक्यूल ने स्टेबिलिटी बना रखी है अंदर इसने भी। तो ये वाले इस टाइप के कंपाउंड के बीच में अट्रैक्शन थोड़ा वीक, वॉन डर वॉल फोर्सेस ऐसा हो जाता है और बहुत इजीली बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, और यानी ये जब यूनिट्स हैं अलग अलग हो जाती है, इवेपोरेट हो जाती है। यानी अगर इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, जस्ट एफवाई बता रहा हूँ, तो वो आपका जल्दी से वाटर सोल्यूबल हो जाएगा, स्टीम वोलेटाइल हो जाएगा, है ना। दो प्रॉपर्टीज और होती है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, इसकी ताकि कभी क्वेश्चन में आ जाए। जो स्टीम वोलेटाइल कंपाउंड्स है दे कैन फॉर्म एजियोट्रॉप्स विद वाटर, ठीक है, पहली बात तो एजियोट्रॉप्स विद वाटर, और दूसरा क्या होता है, दे हैव रिलेटिवली लो बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो कभी कभी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए अब कमिंग बैक टू द मेन क्वेश्चन, अगर अब इस क्वेश्चन को देखिए, पहला जो आपका है यानी ऑर्थोनाइट्रोफिनोल। अब ऑर्थोनाइट्रोफिनोल को अगर आप देखोगे ये बहुत कॉमन कंपाउंड है, क्योंकि देखिए ये OH है, ये हो गया NO2, तो इन दोनों में ऑर्थो पोजीशन पे, क्योंकि इन H और इस O के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, यानी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी अगर कोई दूसरी यूनिट होगी इसके बराबर में वो ब्रेक हो जाएगा आराम से। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसका मतलब दिस इज स्टीम वोलेटाइल। सेम ही इसमें भी हो जाता है, बस अंतर क्या हो गया, इसमें OH के बजाय आपने NH2 लगा दिया, सेम वही इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी ये भी है, ठीक है। इसका नाम क्या हो गया, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, इसका क्या हो गया, ऑर्थोनाइट्रो एनिलिन। बस अगर अब C और D को देखते हो, यानी पैरा अमीनोफिनोल, है ना, एक तो ये हो गया एंड ये हो गया, बस देखिए कंपाउंड तो दोनों के दोनों सेम ही है, ठीक है, ये दोनों के दोनों तो कंपाउंड सेम ही है। तो इसमें अब देखोगे ना, अगर आप इसको ऐसे दिखाता हूं OHNH2, तो इस कंपाउंड में देखिए गाइज डिस्टेंस है, तो यहां पे बॉन्ड नहीं बन पाता। ये बॉन्ड कैसे बनाएंगे, या तो जैसे NH2 के साथ ऐसे मैं OH इस तरह कर दूं, ये बन गया, सॉरी ये बन जाएगा इसके बीच में, है ना, ऐसे ही इसके बीच में बन जाएगा ONH के, या फिर यहाँ OH कर दो तो उसके ONH के बीच में बन जाएगा, तो तो ये स्ट्रॉन्ग बॉन्डेज हो जाती है। सिमिलरली एक चीज मैं आपको और दिखा दूं, हालांकि ये भी सेम और ये तो सेम ही कंपाउंड हो गया ना लगभग, दोनों नहीं है। लेट जस्ट अज्यूम यहाँ पे NH2 के बजाय NO2 होता, ठीक है, तो उस केस में भी सेम ही रीजन होता है, यानी अगर वो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही दिखाएगा। लेट जस्ट से यहाँ पे H कर दूं, यहाँ पे NO2 कर दूं, थोड़ा सा विजिबिलिटी के लिए, तो अगेन ये भी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, समझना। तो यानी ये भी नहीं करेगा, और ये स्टीम वोलेटाइल नहीं है। तो स्टीम वोलेटाइल पूछा यानी A एंड B, यानी जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है इज योर करेक्ट आंसर। टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स फ्रॉम द फॉलोइंग इज। नाउ गाइस, सबसे पहले गाइस इसमें स्टार्ट करने से पहले ये देखिए कि जो आपके न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं वे कैसे डिफाइन करते हैं। देखिए किसी भी न्यूक्लियोफाइल में सबसे पहले तो ये सोचिए कि न्यूक्लियोफाइल कोई एक ऐसी एंटिटी है जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या चार्ज डेंसिटी हायर होती है ना। अब जैसे कोई लोन पेयर है, या फिर कोई पाई बॉन्ड है, या फिर कोई नेगेटिव चार्ज अगर किसी एंटिटी पे, या फिर अगर कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स है और उसमें अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, तो ऑल दीज कैन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। नाउ न्यूक्लियोफाइल का काम क्या है, ये इलेक्ट्रॉन एक तरह से रिच स्पीसी है, और जो इलेक्ट्रॉन डेफिसिट स्पीसी होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे आप इलेक्ट्रोफाइल को बोलते हो, उस पे ये अटैक करता है, करेक्ट। सो ये सब डिसाइड होता है आपका न्यूक्लियोफाइल से। अब इन सब एग्जाम्पल्स को देखेंगे तो आपको वन बाय वन समझ में आ जाएगा। पहला है ऑप्शन आपका अमोनिया का ना। अमोनिया तो बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, वी नो अमोनिया पर एक लोन पेयर अवेलेबल रहता है, ठीक है।
अब ये जो लोन पेयर है ये तो देखिए बहुत कॉमन है, आपने देखा होगा, अगर मैं हाइड्रोनियम आयन से अटैक कराऊँ विच इज एक्टिंग एज एन इलेक्ट्रोफाइल, तो ये अटैक कर देता है इस पर और आपका NH4 पॉजिटिव बन जाता है। तो ये एक न्यूक्लियोफाइल है, दिस इज करेक्ट। अगला ऑप्शन है PHSH। नाउ बेसिकली पीएच क्या हो गया, ये वाला, एंड S एंड H, जैसे मैंने आपको लोन पेयर पे कहा था, इसमें भी जैसे ये सल्फर है इस पे भी ऑक्सीजन की तरह लोन पेयर होते हैं। ओके, नाउ जो ये लोन पेयर हैं बेसिकली एक्ट एज अ न्यूक्लियोफिलिक साइट। हालांकि जो ये आपका अंदर जा सकते हैं कुछ, लेकिन इसमें क्या है, ये स्टिल इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसी है। तो स्टिल अगर आपको कोई इलेक्ट्रोफाइल है, मैं H पॉजिटिव ले रहा हूँ एज एन एग्जाम्पल, ये स्टिल कैन इस पे अटैक कर सकते हैं। ओके, तो ये भी एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है। ओके, अगला ऑप्शन है CH3 सल्फ S, यानी डाई मिथाइल सल्फाइड। नाउ डाई मिथाइल सल्फाइड भी अगेन देखिए, इसकी जगह अगर मैं S और OA की ग्रुप में इसको यहाँ डाल दूं तो ये इलेक्ट्रॉन O है, तो अगेन ये भी न्यूक्लियोफिलिक स्पीसी, ये लोन पेयर्स अवेलेबल है। सिमिलरली सल्फर के बाद भी ऑब्वियसली इनमें से कंपैरिजन हो सकता है कि न्यूक्लियोफिलिक इसमें कौन कम है कौन ज़्यादा है, लेकिन हम वो नहीं कर रहे हैं, हम वो कह रहे हैं वेदर इट कैन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। यस, इट कैन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दीज लोन पेयर्स। ओके ना, अगला ऑप्शन है आपका इथीन का। जैसे मैंने आपको बताया, लोन पेयर हो या फिर आपका नेगेटिव चार्ज हो, डबल बॉन्ड हो, यानी पाई बॉन्ड बेसिकली, तो कैन एक्ट, यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब ये पाई बॉन्ड है, ये क्या होता है, अगर रिक्वायर्ड है, कोई इलेक्ट्रोफाइल प्रेजेंट है, तो इस पे आराम से अटैक कर सकता है। आपने देखा भी होगा पाई बॉन्ड अटैक करता है एंड यहाँ पे एक पे CH3 CH2 एक पे पॉजिटिव आ जाता है ऑब्वियसली। ओके, तो ये भी न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक से करता है। अगेन OH नेगेटिव भी, वो तो आपने बता ही दिया, नेगेटिव चार्ज है, H पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करता है H2O, ये अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल से इसकी तरफ, तो ये भी अगेन ठीक है। अगला ऑप्शन है हाइड्रोनियम आयन, यानी मतलब H3O पॉजिटिव। देखिए पॉजिटिव साइन आते हैं आपको तो दिख जाना चाहिए कि इट इज नॉट अ न्यूक्लियोफाइल। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे इस पे H3O पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये अगर कोई पॉजिटिव एंटिटी इलेक्ट्रोफाइल आएगा उसके पास, तो अटैक करने के बजाय रिपेल करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करते हैं, तो ये नहीं है। ओके, अगेन गाइज बहुत इजी क्वेश्चन था। अब देखिए एसीटोन का एग्जाम्पल दिया हुआ इन्होंने, CH3 C डबल बॉन्ड OCH3। ओके ना, अगेन इसमें अगर आप देखोगे तो ये पोलर बॉन्ड है। अब देखिए ये जो CH2 का दिखाया था, ये नॉन पोलर बॉन्ड था, है ना। इसमें क्या है, ये पोलर बॉन्ड है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है देन कार्बन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ ले लेता है। तो आप यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव मान लेते हैं या पार्शियल नेगेटिव। तो इस पार्शियल पॉजिटिव की वजह से जब भी कोई न्यूक्लियोफाइल आता है इस पे अटैक करता है। जैसे अटैक करता है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पे होने की वजह से बॉन्ड खुल जाता है, रिपेल्शन हो जाता है ना इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड में। तो इस वजह से ये इलेक्ट्रोफिलिक साइट है ना। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन आपको बता दूं, कभी कभी इसमें ये आ जाता है कि जो एसीटोन है, अगर आप इसे इनोलेट फॉर्म बनाएंगे तब इन दैट केस ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकते हैं। अभी तो है नहीं, ठीक है। जैसे CH3 C डबल बॉन्ड OCH3 है, अगर आप बेसिक मीडियम में डालें, ठीक है, और ये इसका CH2 या ले ले या इनोलेट ले लो फॉर्म, ये ऐसे करके है ना, तो ये जो फॉर्म है इसकी CH2 डबल बॉन्ड CO नेगेटिव CH3, ठीक है। तो इनोलेट फॉर्म में ये जो है आपका, ये नेगेटिव चार्ज की वजह से स्टिल कैन समटाइम्स एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, लेकिन इसमें इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट मैंने आपको FYI बताया। ठीक है, तो ये हो गया, एसीटोन भी नहीं करता। अगेन ये आपका दूसरा एग्जाम्पल ये हो गया। अब इसमें अगेन गाइस ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो, ये इस कंपाउंड को आप बोलते हो शिफ्स बेस, ठीक है, या NN डाइमिथाइल इमीन है बेसिकली। अब ये देखो, इसमें सारे CH3 हैं। अगर कोई रीज़न हुआ
अगर एन की बजाय मैं CH लगा दूं तो तब ये डबल बॉन्ड की तरह बिहेव करेगा नॉर्मल, और ये अटैक कर सकता है किसी इलेक्ट्रोफाइल पे। बट यहाँ पे अगेन वो C और N है, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ पे पुल हो जाता है, पार्शियल पॉजिटिव यहाँ, पार्शियल नेगेटिव यहाँ। अगेन वही सेम डिफरेंट पोलर बॉन्ड की वजह से ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं करता, यहाँ पॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, बल्कि यहाँ पे अटैक कर सकता है कोई न्यूक्लियोफाइल, बट हम न्यूक्लियोफाइल नहीं है एज इन ये। ठीक है, तो अब क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा था, कितने हैं, 1 2 3 4 5, सो ऑप्शन नंबर 1 यानी 5 विल बी योर आंसर।